हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में जो पढ़ा समझ में आया था, नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, उसको समझो, नोट्स बनाओ, शेयर करो ताकि समझ में चीजें आए। कमेंट करो ताकि ये भी हमें पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब हमारा ये जो टॉपिक है, जो मतलब मैं जो इस लेक्चर में आज जो पढ़ाऊंगी, जो आज की वीडियो में, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, कोई भी फॉर्मूला ज्यादा नहीं है। हमें चीजों को बस याद करना होगा, ठीक। और यहाँ जो एक थर्मोडायनेमिक्स का जो ये पार्ट पढ़ रहे हो, अभी जो पढ़ रहे हो, मतलब उष्मागतिकी का सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे, वो आपके फिजिक्स में मिलेगा। फिजिक्स में कुछ ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो यहाँ पे, लेकिन केमिस्ट्री में जो चीजें है वो बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, आपको सारा चीज समझाया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जो थर्ड लॉ मतलब सेकेंड जो लॉ है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक का, उसमें बोल रहा है कि इसमें दो कथन है, इसके दो फैक्ट्स हैं। इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया है, आप इसको पढ़ लो, लेकिन मैं जो एग्जांपल समझा रही हूँ उसको और सुनना। एग्जांपल के लिए समझो, जो बेटा हमारे पास सेकेंड लॉ होता है ना, जो हमारे पास सेकेंड लॉ है, ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, समझो हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक। और हमने क्या कर दिया है, इसको दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करना है, मतलब ये कोई वस्तु है जो कि कम तापमान पर है, इसका तापमान कम है, तो अगर हमें इसे तापमान ज्यादा देना होगा, अगर इसे हमें तापमान ज्यादा देना होगा तो ये तो स्वतः होगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा, ये स्वयं तो नहीं कर पाएगा, मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू ये नहीं होगा, ये तुरंत अपने पास नहीं, मतलब कि ज्यादा इसका अगर हमें तापमान देना होगा तो या तो हमें गर्म करना पड़ेगा, बोलो, ये खुद से तो होगा नहीं। अब लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कोई वस्तु ज्यादा गर्म है, उसका तापमान ज्यादा है, अगर उसको ठंडा करना है, उसका तापमान कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करिए, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप क्या आ जाएगा, उसका तापमान कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? उसका तापमान क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो भी बॉडी होता है, जो भी सिस्टम होता है, कोई भी निकाय होता है बेटा, वो स्टेबल रहना चाहता है। वो क्या चाहता है? स्टेबल रहना, मतलब कि अपने कम टेम्परेचर पे वो सब रहना चाहते। अगर उसको आप तापमान ज्यादा दोगे तो हमें वो तापमान खुद से देना पड़ेगा, हमें वो तापमान खुद देना पड़ेगा। अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी बॉडी हो, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो खुद क्या करेगा, स्टेबल आना चाहे, वो खुद क्या होगा बेटा, स्टेबल आने की कोशिश करेगा। तो वो तापमान को क्या करेगा, अपनी एनर्जी को अदर अदर जगह से रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ से वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सेकेंड लॉ यहीं पे ये बोला जा रहा है कि उष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी साधन की सहायता से किसी वस्तु को जो कम तापमान पर है उससे अधिक तापमान वाली वस्तु पर प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, यही तो बोला जा रहा है कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो बॉडी है, इसका तापमान कम है। अगर हमें इसको तापमान ज्यादा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको हीट देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, वहां पे हमें खुद क्या करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से आ जाएगा। तो यहीं पे ये बोला जा रहा है कि यह स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर मैं यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, अगर यहीं पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, जैसे समझो दूसरे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान लीजिए आप अपने घरों में किसी से भी बड़े से बात करिए, किसी से बताइए, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे समय में जो था वो सब बहुत अच्छा था, वो सब कुछ था क्या, बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या है, सब अच्छा नहीं है। लेकिन जब अगर हम लोग होंगे, जब हम लोग बड़े होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे समय में सब कुछ अच्छा था, अब अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बिगड़ता है तो वहां पे एंट्रोपी क्या होने लगती है, ज्यादा। एंट्रोपी का मतलब होता है तितर बितर, बिखरा हुआ, टूटा फूटा हुआ, इधर उधर हुआ। तो इसका मतलब जान रहे हो ना कि एंट्रोपी क्या हो रही है, ज्यादा। तो एंट्रोपी यहीं पे ज्यादा, मतलब कि एक ही व्यक्ति दो काम कर सकता है, बोलो हाँ या ना? एक ही व्यक्ति दो काम कर सकता है, एक अच्छा एक बुरा, ठीक। तो यहाँ पर भी वही चीजें हो रही है कि जब हम लोग इसको क्या किए होंगे, गर्म किए होंगे बेटा, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ी होगी, इसकी एंट्रोपी क्या हो गई होगी, ज्यादा हुई होगी ना। तो क्या होगा, एंट्रोपी जब ज्यादा आता है तो हमारे पास जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या होता है, इधर उधर फैला हुआ, बिखरा हुआ, क्या होता है, ऑर्डरलेस हो जाता है ना। बोलो हाँ या ना? ऑर्डरलेस हो जाता है कि नहीं? ये एंट्रोपी हम लोग पढ़े हैं। अब जरा समझिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ठीक। ये हमारे पास क्या है बेटा, दो व्यक्ति हैं,
ठीक है, ऐसा कोई दो व्यक्ति है। तो अब जरा समझिएगा, हमेशा याद रखिए कि जब कोई काम इंसान खुद से करता है तो वो क्या करता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता, वो खुद से करता है, वो फ्री होकर माइंड से करता है। लेकिन कोई ऐसा होता है जो दबाव के वश में करता है, तो जब हम लोग दबाव के वश में काम करते हैं तो हमें क्या होता है, सोशल का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट का होता है, न जाने कितने लोगों का प्रेशर होता है कि नहीं, प्रेशर हमारे। लेकिन इस पे कोई प्रेशर नहीं होता, बोलो इस पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो जब हमारे पास प्रेशर होता है तो हम अच्छा काम करते हैं ना, अच्छा वो पढ़ने के लिए बोला जाता है, अच्छा बोलने के लिए, ये सब तो हम लोग प्रेशर में करते हैं, अपनी मर्जी से तो काम कर नहीं रहे होते, प्रेशर में। तो जब हम लोग प्रेशर में काम करते हैं तो हमारी एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है, हमारी एंट्रोपी कम होती है। लेकिन जब हम खुद अपने मन से करते हैं, तो जब अपने मन से करते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मजा लेते हैं, सब क्या होता है, मजा मजा आता है, सब क्या होता है, मजा मजा होता है। तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तब क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख रहे हो कि जब एंट्रोपी क्या होती है, जब एंट्रोपी बढ़ी होती है, जब इंसान अपने मन से करता है, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी होती है। तो आप बोल सकते हो पॉपुलेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, यहाँ पे करप्शन होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो यहीं पे ये चीज बोला जा रहा है। अब क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, चीजों को और बेहतर समझ पा रहे हो, तो समझो यहाँ से कि कोई भी बॉडी है बेटा, अगर कम तापमान पर है, उसको आप ज्यादा तापमान पे ले जाना चाहते हो तो खुद से कभी नहीं जाएगा, उसको तापमान देना पड़ेगा, मतलब ये प्रोसेस खुद से नहीं होगा। लेकिन अगर कोई है जो ज्यादा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उसको ज्यादा तापमान है, उसकी ऊर्जा एकदम इधर उधर बिखरी हुई है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और यहाँ पर देख रहे हो कोई दबावश में काम कर रहा है तो बिगड़ नहीं रहा है, कोई अपने मन से एकदम मौज में एकदम मजे में सब काम कर रहा है तो इधर उधर सब कुछ होता है। लेकिन खैर कोई अलग चीजें होती है, कुछ इंसान अपने मजे के लिए जो काम करते हैं वो बहुत बेहतर भी होता है, कुछ प्रेशर से भी काम किया जाता है, तो अलग अलग मैटर। लेकिन दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम कर, सॉरी एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, एक प्रेशर से, ठीक, एक क्या कर सकता है, अपनी से कर सकता है। तो इसके यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब हम लोग थर्ड लॉ की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ बेटा, ठीक। थर्ड लॉ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए थर्ड लॉ में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जाता है कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम डब्ल्यू नश ने द्वारा दिया गया था, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, इस चीज को तो ये तो पढ़ के तुम समझ जाओगे, लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ उस पे ज्यादा फोकस करो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, ठीक। अब हम लोग समझते हैं बेटा, हमारे पास ये कोई गैस है, ठीक, हमारे पास ये कोई गैस है, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये कोई गैस है, इस गैस का तापमान, इस गैस का जो तापमान है, इस गैस का तापमान हमें क्या करना है, कम। इस गैस का तापमान बेटा हम कम कर रहे हैं, और जब हम तापमान क्या कर देंगे, कम, तो बोलो क्या होगा, जैसे ही हम इस गैस का तापमान कम करेंगे तो इसकी जो एंट्रोपी होगी, ये गैस बिखरा बिखरा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना, ये गैस भाई बिखरा बिखरा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो हम लोग इसका तापमान कम कर देंगे तो ये थोड़ी सी एंट्रोपी कम होगी, ये इसका बिखरापन जो होगा, टूटा फूटा इधर अनियमित रूप से रैंडमनेस जो घूम रहा है, थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये थोड़े पास पास हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे, बोलिए हाँ या ना, ये बेटा क्या हो जाएंगे, थोड़े पास पास हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, इसका तापमान और कम करूँ, और मैं इसका तापमान क्या कर दूं, और तापमान और कम करूं या घटाऊं, तो क्या होगा, जब मैं इसका तापमान कम करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, और पास पास आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि गैस का जितना कम आप तापमान करोगे वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फेज में आ जाएगा। हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होती है, इसका रीजन भी यही होता है, लिक्विड जैसा हो जाता है वो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड फेज में आ जाएगा, बोलो हाँ ना। अभी तक तो ये गैस था, अभी तक तो ये गैस था और ये भी गैस था, कोई दिक्कत, दोनों अभी गैस थे, लेकिन हमने इसका क्या किया, तापमान कम किया, इसकी एंट्रोपी कम हो गई, ये पास पास इसके अणु आ गए, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी और ज्यादा है। और समझिए, और हम लोग इसका तापमान कम करते हैं, जब मैं इसका तापमान और कम करूंगी तब क्या होगा, और अगर मैं इसका तापमान कम कर देती हूँ तो बेटा ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा, इसके मॉलिक्यूल कुछ ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक, इसके मॉलिक्यूल कुछ ऐसे हो जाएंगे,
ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबको यही लग रहा होगा कि तापमान कम करते जाओ एंट्रोपी कम होती जाएगी, एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। नहीं, शून्य होगा बेटा, यहाँ पे एंट्रोपी कम है, ये पास तो आ गए हैं, लेकिन इसके जो कण है इसमें ना, इसमें जो कण है, इसके जो गैस के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन में है, ठीक है, कंपन कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, हमारे पास अगर मान लीजिए दो सॉलिड है, अगर हमारे पास कोई दो सॉलिड है तो हम लोग ये कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम, इसकी एंट्रोपी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं होता, उसके जो अणु होते हैं, किसी के अणु बहुत कम कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, किसी के ज्यादा करते हैं। तो अगर मैं इसको और भी, मैं इसका तापमान क्या कर दूं, और कम कर दूं, तापमान बेटा और कम कर दूं, तापमान इसका मैं और कम करूंगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये कंपन करना बंद कर देगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये कंपन करना बंद कर देगा, तो ये एकदम सॉलिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। जरा ध्यान सुनिएगा, और ये कब होता है, ये तब होता है जब आप बेटा इसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कर दो, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं 0 केल्विन, या फिर ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है, ठीक, या फिर इसको 0 केल्विन कर दो, तब इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी 0। अगर हम लोग एंट्रोपी को देखें तो एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते थे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, तो यहाँ पे जो बेटा एंट्रोपी है वो 0 हो गया, यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे अधिक एंट्रोपी इसकी, कुछ इस प्रकार से एंट्रोपी होता है। कभी भी आपको एंट्रोपी अगर बोले 0 है तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, माइनस कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, कहाँ पे गया, परम शून्य ताप। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक। एंट्रोपी मतलब यही देखो, विशुद्ध पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य हो जाती है। एंट्रोपी शून्य का मतलब यही होना, ठीक। टेम्परेचर ये कितना होना चाहिए इसका, -270 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना कि हम लोग एंट्रोपी कहाँ पर ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जो चीजें जितनी ज्यादा बिखरी हुई है उसकी एंट्रोपी उतनी गैस ज्यादा है। जैसे एटमॉस्फेयर में गैस इधर उधर पूरा बिखरा होता है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। आकाश में देखिए तारे इधर उधर टिमटिमा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो इसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है, ठीक है बेटा, यहाँ तक इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, उष्माधारिता एवं विशिष्ट उष्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट उष्मा को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और उष्माधारिता को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर उष्माधारिता को तो आप लिख लेना, उष्माधारिता, उष्माधारिता को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेटा हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमने क्या लिया है, हमने एक बेटा तवा जैसा कुछ यहाँ पे ले लिया है, ठीक, इसमें एक स्टैंड लगा है, ठीक, और हमने इस पे कुछ पका रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कुछ भी कर लो। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें कुछ पका रहे हैं, कुछ लिए हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया है, थर्मामीटर लगा दिया है। कुछ नालायक सोचेंगे थर्माकोल बोलने वाली है क्या, नहीं, यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, अब इसको हम लोग इसके जीवन में, खुशहाल तो हम लोग देख नहीं सकते किसी को, तो इसके जीवन में क्या करिए, आग लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पर हम लोग को लिए इसके जीवन में क्या कर दिया है, आग लगा दिया। अब देखो, अब ये गर्म हो रहा होगा, तो शुरू का इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये बढ़ के कितना हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो बेटा 1 डिग्री बढ़ा है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे बढ़ा है कि नहीं, बोलो हाँ है ना। तो 1 डिग्री जो तापमान इसको बढ़ा है, उसी को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोला जाता है।
उष्माधारिता बोला जाता है। अगर मैं इसको डिफाइंड करूं तो बोला जा रहा है कि किसी निकाय का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उष्माधारिता कहा जाता है। बोलिए हाँ या ना, ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने क्या किया है, हीट दिया है, हीट क्यू, ठीक है, क्यू हमने इसको हीट दिया है तो 1 डिग्री इसका बढ़ गया, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की हमें आवश्यकता पड़ रही है उसी को हम लोग क्या रहे हैं, हीट कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं, हीट कैपेसिटी। एक वर्ड आता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक ऊष्मा क्या है, स्पेसिफिक ऊष्मा ये होता है, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक ऊष्मा वो होता है जहां पर 1 ग्राम, जहां पर बेटा 1 ग्राम, ठीक, 1 ग्राम कोई भी पदार्थ हो यहाँ पे या निकाय ले लो, कुछ भी हो, ठीक, उसको गर्म करने के लिए जितने भी हमें हीट की जरूरत हुई, ठीक, जितने भी हमें हीट की जरूरत होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 ग्राम। लेकिन यहाँ पे बोला जाए कि 1 मोल, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 मोल कोई पदार्थ हो, उसको गर्म करने के लिए जितनी हीट की हमें जरूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं, मोलर, बेटा ये मोलर लिखा है, लिख लेना तुम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इसको बोला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका फॉर्मूला अलग अलग है, हम लोग इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CS से, ठीक, यहाँ पे, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CM, ठीक, मोलर, ठीक है, मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबका अपना अपना एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं तो सबका बेटा अलग अलग एक फॉर्मूला होता है। देखो इसमें कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसान आसान आता है, हम लोग बता भी देंगे यहाँ पे, बस इन सब चीजों को याद रखो, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक का थर्ड सेकंड लॉ बताइए, उसके उष्माधारिता, ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 ग्राम होगा तो स्पेसिफिक, अगर 1 मोल होगा तो मोलर। अब जरा सुनिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपान डेल टी। डेल टी, डेल टी क्या है, तापमान का अंतर, बोलो तापमान का अंतर। अगर हम लोग इसको बात करें तो CS स्पेसिफिक के लिए है, तो यहाँ पे होता है Q अपान M, बोलो यहाँ पे क्या होता है M, यहाँ पे 1 ग्राम है ना तो M, ठीक, ग्राम के लिए। तो और यहाँ पे क्या हो जाता है डेल टी, क्या हो जाता है बेटा डेल टी। डेल टी हम अभी आपको बताएं कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसको बोलूं तो ये होता है CM इज इक्वल टू Q अपान N। N क्या है यहाँ पे, मोल, मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल टी। डेल टी को मतलब हम लोग जान रहे हैं ना क्या, उस तापमान का अंतर। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेल टी बराबर करेंगे तो डेल टी होता है डेल T2 माइनस T1 होता है। क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पदार्थ बेटा अगर हम लोग उसको 1 डिग्री बढ़ा रहे, जैसे 27 से 28 कर रहे हैं, तो जितने भी हीट की हमें जरूरत पड़ी उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कह दिए। अगर हमें 1 ग्राम हमारा, हमें यहाँ पे तो अभी कोई पदार्थ नहीं पता है, पदार्थ कुछ भी हो, बस हमें टेम्परेचर बढ़ाया गया 1 डिग्री, तो हमने हीट कैपेसिटी कह दिया। अब हमें पदार्थ की मात्रा पता हो गई, 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को बढ़ाने के 1 ग्राम को हमें हीट देने के लिए जितनी भी हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला गया। अगर 1 मोल बोल दिया गया है तो मोलर हीट कैपेसिटी बोला जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं हम लोग। चलो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारे पास कोई भी एक सबस्टेंस है, ठीक, कोई भी बेटा हमारे पास सबस्टेंस है, उसका शुरू का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, बाद का टेम्परेचर हमने कितना कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और यहाँ पे हीट कितना दिया हमने 200 जूल दिया, 200 जूल दे दिया। C कैलकुलेट करना है, C कैलकुलेट करना है। क्या तुमको अब नहीं आ जाएगा, बोलो हमारा फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी, क्या आ गया डेल टी। अब हम आपको बताए थे कि डेल टी क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है। अब आप नहीं कर पाओगे क्या, अब आप कर लोगे ना, तो यहाँ पे इसका मान रखोगे, Q का मान यहाँ पे देखो, Q का मान रखोगे तो कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे पहले का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री और बाद का टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 25, तो हमें 25 में से कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 20 को, ठीक, माइनस करना पड़ेगा 20 को। अब सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर लेना भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर फिर मैं नेक्स्ट बोलूँ यहाँ पे
नेक्स्ट आपसे बोलूं यहाँ पे कि 5 ग्राम पदार्थ है। देखो, जब उसने कोई सबस्टेंस दिया, कोई मोल नहीं दिया, कोई ग्राम नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब उसने अगर मोल दे दिया, ग्राम दे दिया, तो थोड़ा सा तो अकल लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अगर आपसे 5 ग्राम दे दिया, अगर 5 ग्राम सबस्टेंस कोई दे दिया, टेम्परेचर इसने शुरू का दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, बाद का टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, क्या लिख रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और इसने क्या किया बेटा, क्यू, फिर से वही 200 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने आपसे क्या करवाया है, यहाँ पे ग्राम दे दिया, तो स्पेसिफिक यहाँ पे सी एस को कैलकुलेट करवाया। सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एम रख लो इंटू डेल टी। अब क्या नहीं रख पाओगे, रख लोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 होगा, सॉरी 200 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा बेटा। अब यहाँ पे T2 कितना होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। सॉल्व कर नहीं पाओगे क्या, कर लेना सॉल्व। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट आपके पास अगर यहाँ पे 5 मोल दे दिया बेटा, 5 मोल दे दिया, टेम्परेचर चलो हमने सेम, सब कुछ प्रोसेस वही सेम रख दिया, सब दिया रहेगा क्वेश्चंस में, घबराना मत। यहाँ पे दिया है ग्राम में, तो ग्राम वाला लगाओ, अगर मोल दिया है तो मोल वाला लगाओ, अगर बस ओनली कुछ भी नहीं दिया, सबस्टेंस दिया है, तापमान वगैरह सब कुछ हीट दिया है, तो बस सीधा सा ये हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर मैं इसमें बोलूँ तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सी एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एन इंटू डेल टी हो जाएगा। अब यहीं पे 200 रख लो, ठीक, यहाँ पे 200 रखोगे, अब यहाँ पे 5 मोल है तो 5 मोल रख लो, बाकी तुम वही फॉर्मूला लगा देना, ठीक, टेम्परेचर अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत, सॉल्व कर ले जाओगे। ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। अब आपका काम है, उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा लोग इसको देख सके, समझ सके। थैंक यू।